नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस के उलझाने वाले टेढ़े सवालों पर चुप्पी साध जाता है शातिर मुर्तजा। शातिर मुर्तजा ने पूछताछ में कहा है कि उसके पीछे एटीएस पड़ी हुई थी। आला अधिकारियों के वजह पूछने पर वो गोल बोल जवाब देने लगा। मंदिर पर हमले का कारण पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और सख्ती करने पर मुर्तजा ने रटा रटाया जवाब दिया है। वो कह रहा है कि वो मरना चाहता था, इसलिए उसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। बड़ी खबर। आपको बताते हैं कि आरोपी मुर्तजा से क्या सवाल पूछे गए हैं पुलिस अधिकारियों के द्वारा और जांच एजेंसियों के द्वारा। सवाल यह है कि नेपाल वो क्यों गया था, लुम्बिनी नेपाल की क्यों गया था और वहां पर जाकर किससे मिला था। सवाल उससे यह किया गया है कि गुजरात के जामनगर जाने की क्या कहानी है। सवाल यह भी था कि गुजरात में कौन कौन से लोगों के वो संपर्क में रहा। और एक सवाल उससे यह भी किया गया कि भड़काऊ और माइंड वॉश करने वाले वीडियोस देखना उसने क्यों और कब से शुरू किया। क्या किसी आतंकी संगठन या अलगाववादी संगठन से उसका कोई जुड़ाव है, सवाल यह भी था। और अलगाववादी गतिविधियां चलाने वाले लोगों से क्या वो संपर्क में है, क्या किसी से संपर्क में है। एक और सवाल यह किया गया कि कोयंबटूर में वो कब गया और वहां रिश्तेदार के अलावा किन किन लोगों से वो मिला। सवाल उससे यह भी किया गया कि धारदार हथियार कब और कहां से खरीदे उसने। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला क्यों किया। सिपाहियों से असलहे छीनकर कौन सी तबाही बचाने की वो तैयारी में था। ये तमाम सवालात उससे किए गए जांच एजेंसियों के द्वारा। ये सवाल आरोपी मुर्तजा से पूछे गए हैं और इन सवालों के जवाब में, कई सवालों के जवाब में वो या तो गोलमोल जवाब देता है या एक रहस्यमयी चुप्पी, खामोशी साधे रहता है। ये स्थिति है फिलहाल, ताजा स्थिति। और जो अपडेट है उसमें 10 पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं, जो अब तक की 10 बड़ी अपडेट्स हैं इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई इस गिरफ्तारी के बाद से। 10 अपडेट है कि गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के खिलाफ 2 केसेस दर्ज किए गए, 2 मुकदमे दर्ज किए गए। और एक बड़ा खुलासा एबीपी गंगा कर रहा है आरोपी मुर्तजा से जुड़ा हुआ। बड़ा खुलासा, आतंकी अबू हमजा के वीडियो भी देखता था मुर्तजा। जी हां, बड़ी अपडेट एबीपी गंगा आपको दे रहा है। आतंकी अबू हमजा के वीडियोस भी मुर्तजा के पास से मिले हैं, उसकी एक वीडियो क्लिप भी मिली है। जाकिर नायक के माइंड वॉश करने वाले वीडियोस भी मुर्तजा देखता था। नाटो से गोरिल्ला शैली में लड़ाई का वीडियो देखता था आरोपी। ये उसके लैपटॉप से वीडियोस मिल रहे हैं और इससे जुड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। विवेक त्रिपाठी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं आरोपी मुर्तजा के लैपटॉप से, इनको कैसे देख रही है एटीएस और एसटीएफ। विवेक, चूंकि दोनों ही जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, दोनों पूछताछ कर रही हैं, गहन पूछताछ हो रही है। अब आप ये भी हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि ये वीडियो सामने आ रहे हैं अबू हमजा के, आईएस के, सीरिया के, जाकिर नाइक के। तो क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि इस तरह के वीडियोस कई लोग देखते हैं तो उसके लैपटॉप में भी है, उसकी रुचि हो सकती है, या इनसे वो एक इंस्पिरेशन हासिल करता था, इनसे वो प्रेरणा हासिल करता था और इतना प्रेरित हो गया, इससे इतनी ताकत उसे मिल गई, इतनी समझ आ गई कि वो हमला कर बैठा। देखिए राजेंद्र, जो वीडियो है वो करीब 8 मिनट का है और उसमें जो गुरिल्ला शैली है वो अरब का बहुत पुराना वीडियो है। अरब देश में कहीं पर लड़ाई हो रही है और नाटो शैली, नाटो से लड़ाई हो रही है और गुरिल्ला शैली में लड़ाई हो रही है। यानी जिस तरह से छिपकर हमला कर रहे हैं, रॉकेट और मोर्टार और लॉन्च किए जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, जो आतंकी हैं, जो उनके जो लड़ाके हैं, वो जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उससे साफ है कि ये वीडियो लोगों को सिखा रहा है हमला करने की टेक्नोलॉजी, तकनीकी। और
सबसे खास बात है, देखिए सूत्रों से ये वीडियो मिला है, लेकिन उसके लैपटॉप से मिला है या मोबाइल फ़ोन से मिला है, ये अभी हमारे सूत्र ने नहीं बताया है, कंफर्म नहीं किया। लेकिन ये उसी के पास है। जाकिर नाइक के जो उस तरह के वीडियो हैं भड़काने वाले और उत्तेजित करने वाले, उन वीडियो के अलावा ये वीडियो ऐसा पहला मिला है जिसमें लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, गोलीबारी, रॉकेट मारना, ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। यानी इस तरह का, और ये वीडियो उसने बहुत बार देखा, इसीलिए ये वीडियो एटीएस और एसटीएफ की निगाह में आया। इसको उसने अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि उसके मोबाइल से भी वीडियो मिला है या फिर उसके लैपटॉप से मिला है या घर में कोई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उससे मिला है, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन इस वीडियो को अदीब के नाम से, ADIB, अदीब या आबिद या अबिद, ये नाम हो सकता है। और अगर हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका अर्थ आ रहा है वर्शिपर, डेवोटीज, यानी पूजा करने वाला, यानी उपासक। तो ऐसा शब्द से उसको फाइल को सेव करने के पीछे भी एक कुछ खास मकसद हो सकता है। इस जो फाइल का नाम रखा गया है, सेव किया गया है, उस पर एटीएस की एजेंसियां, अधिकारी जो हैं वो सोच रहे हैं कि यानी कहीं ना कहीं से इसको कोई ना कोई उकसा रहा था, भड़का रहा था। ये वीडियो कहाँ से आया उसके पास, ये भी जानकारी की जा रही है। चूँकि अभी हमारे सोर्सेज बहुत खुलकर साथ नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ऑफ द रिकॉर्ड बता तो रहे हैं, लेकिन चूँकि उनके पास समय कम है, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं, तो हमारे जो एटीएस में, एसटीएफ में जो सोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आकर बहुत ज़्यादा देर के लिए मुलाकात नहीं कर पा रहे। तो जो छोटी छोटी मुलाकातों में, छोटी छोटी मिनट की, आधा मिनट की मुलाकातों में जो जानकारियाँ मिल रही हैं, उनको हम लगातार अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता था और कैसे कैसे वो सोचता था, क्या उसकी मानसिकता थी, क्या देखता था इंटरनेट पर, टीवी पर, वीडियो पर। तो ये वीडियो उसको भेजा गया है या उसने ऑनलाइन सर्च किया है, ये अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे सोर्सेज कुछ देर बाद हो सकता है मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि ये वीडियो कहाँ से मिला। लेकिन इतनी जानकारी पर्याप्त है कि ये वीडियो सैकड़ों बार देखा गया और आबिद नाम, ABID, यानी जो उपासक होता है, उपासक नाम क्यों रखा गया इसका, इस नाम से फाइल क्यों सेव की गई, ये सवाल भी उससे पूछा जा रहा है कि इस नाम से तुमने फाइल क्यों सेव की। इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है, कोई बड़ा मकसद हो सकता है, कोई उसकी धारणा हो सकती है कि ये मुझे सिखाता है और मैं ऐसे लोगों की पूजा करता हूँ, ऐसे लोगों की उपासना करता हूँ, ऐसे लोगों को मानता हूँ। ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है और ये एक अहम कड़ी है, ये वीडियो और उसका जो फाइल नेम है, फाइल नाम है, ये अहम कड़ी है। तो इस तरह के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। पूछताछ, इंटरोगेशन का सिलसिला लगातार जारी है कल रात से और बहुत कंफर्टेबली पूछताछ हो रही है। आप एबीपी गंगा के दर्शकों को जो अपडेट दे रहे हैं वो सब बहुत अहमियत रखती है अपने आप में, और आगे भी आप नजर बनाए हुए हैं विवेक, तो लगातार हम आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विवेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर गाज गिर चुकी है और इसी बीच अब एक और अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी सरकार की तरफ से औरैया के जिलाधिकारी सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। कहा यह गया है कि सस्पेंड करने के अलावा डीएम सुनील वर्मा के खिलाफ विजिलेंस जांच के भी आदेश जारी किए गए। औरैया डीएम के खिलाफ पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, साथ ही उन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगाए गए। कहा यह भी जा रहा है कि और भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। कई और अधिकारियों की मुख्यमंत्री के पास शिकायत पहुंच चुकी है। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने औरैया जिलाधिकारी की तरह इटावा के जिलाधिकारी श्रुति सिंह की भी जांच कराए जाने की मांग की है। आपको बताएं कि भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कैसे सार्वजनिक रूप से यह मांग की, ट्वीट किया और ट्वीट करके जो लिखा है अब हम आपको वो दिखा देते हैं। ट्वीट उनका ये रहा। औरैया जिलाधिकारी सुनील वर्मा को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया। ये बहुत ही सराहनीय फैसला। सुनील वर्मा महाभ्रष्ट जिलाधिकारी, औरैया की तरह इटावा जिलाधिकारी की भी जांच होनी चाहिए। इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। चलिए आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उनके पास था
ये जो डिमांड है और उसके बाद जो एक्शन हो सकता है अधिकारियों पर, जो शिकायतें मुख्यमंत्री के पास पहुंची हैं, उस बाबत बड़ी जानकारियां हैं, विस्तृत जानकारियां हैं। वीरेश अपनी जानकारी साझा करें। देखिए, एक बात और आपको बता दूं, इसमें और जोड़ दूं, आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त और प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त की जो रिपोर्ट है वो पहुंच चुकी है शासन में। यानी आजमगढ़ मंडल में एक विकेट गिरना है, प्रयागराज मंडल में भी एक विकेट गिरना है। और एक और जानकारी दे दूं भ्रष्ट तंत्र को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं और शासन में उनके भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जो अभियान है उसको लेकर फाइलें जो है खंगाली जा रही हैं। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बाहुल्य इलाके के जिलाधिकारी भी सस्पेंड होने वाले हैं और साथ ही साथ एनसीआर के यानी राष्ट्रीय जो केंद्र है, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उसके एक साहब हैं पुलिस के, वो भी सस्पेंड होने वाले हैं। ये जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं दे दूं कि ये जो भ्रष्ट तंत्र है, जो इंजेक्शन लगाकर आम जनता से खून चूसता है, उन पर बुलडोजर बाबा का चल रहा है और चलेगा। पहले कार्यकाल में 17 आईपीएस को निलंबित किया, 6 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निलंबित किया और इस कार्यकाल में अभी दूसरा हफ्ता है, 2 जिलाधिकारी का विकेट गिर गया और एक एसएसपी साहब बोल्ड हो चुके हैं। तो इंजेक्शन बाबा का चलेगा और इस बार का जो बुलडोजर है वो अधिकारियों पर ज्यादा चलने वाला है। सफेद पोश जो अपराध है, जो सफेद पोश माफिया है, जो बड़े कमरों में, एसी कमरों में और आधिकारिक रूप से बैठते हैं, उनके खिलाफ अभियान है। बहुत देखा अतीक को, बहुत देखा मुख्तार को, बहुत देखा दूसरे जो बाहुबली और जो माफिया और गुंडे हैं उनके खिलाफ बुलडोजर को। अब देखिए अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्ट तंत्र पे बुलडोजर का। और सुनिए, जो औरैया के डीएम साहब हैं, उनकी जो संपत्ति है, बेनामी संपत्ति, उस पर भी बुलडोजर चलने वाला है। जगत नारायण सिंह जो इंस्पेक्टर था मनीष गुप्ता वाले मामले में, उसके लखनऊ के आवास पर बुलडोजर बाबा का चल चुका है। जगत नारायण का नाम नगत नारायण के रूप में प्रसिद्ध था। तो जो एबीपी गंगा को देख रहे भ्रष्ट तंत्र के कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिन्होंने हमारे और आपके टैक्स को जिस तरीके से लूटा है और इंजेक्शन लगाया है, अब बाबा का बुलडोजर उन पर रौंदने वाला है। वो संभल जाएं और एबीपी गंगा जरूर देखें, क्योंकि विकेट जब जब गिरेगा तो सबसे पहली खबर यही मिलेगी। तो भ्रष्ट तंत्र उत्तर प्रदेश के एकदम अलर्ट पर हो जाएं, हाई अलर्ट पर हो जाएं, क्योंकि शासन में फाइलें खंगाली जा रही हैं। मैंने उन इलाकों की जानकारी भी भ्रष्ट तंत्र को दे दी कि किन किन मंडल के अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि अब आखिरी दौर में है। और उच्च पदस्थ सूत्रों से बताऊं कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कह दिया है कि आई एम सेफ जोन में अब नहीं रहोगे। अब जनप्रतिनिधियों की भी चलेगी, सांसद विधायकों की भी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ सरकार द्वितीय को यह निर्देशित किया है कि अपने जनप्रतिनिधियों और सांसदों विधायकों की बातों को सुना जाए। पहले कार्यकाल में अधिकारी बेलगाम थे, बहुत काम किया, बहुत सुना। जन सुनवाई से लेकर लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम दिया मुख्यमंत्री ने, भरोसा किया मुख्यमंत्री ने और अफसरशाही पे ज्यादा भरोसा किया। लेकिन इस बार बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री को निर्देशित किया है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए। 24 की लड़ाई नजदीक आ गई है और रमाशंकर कठेरिया का ये ट्वीट इसी लिहाज से देखा जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है और ये ट्वीट हल्के में नहीं लिया जा रहा। मैं आपको बताऊं कि ट्वीट के बाद से शासन स्तर पर पंचम तल पर हड़कंप मचा हुआ है और श्रुति सिंह जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इटावा की, उनके फाइलों को भी खंगालना शुरू किया गया है। और एक और जानकारी आपको दूं कि मौसम के बदलने के साथ साथ जब चुनाव के आखिरी दौर में जो अधिकारियों ने अपना रंग बदला, रूप बदला और जन सरोकारों से दूर चले गए और बदली हुई सरकार का इंतजार कर रहे थे और परिवर्तन की बात सोच रहे थे, उनकी भी फाइलें बन गई हैं। जिन्होंने विधायकों की नहीं सुनी, जनता की नहीं सुनी और भ्रष्ट तंत्र के साथ आचार संहिता लगने के साथ बेलगाम होकर दोनों हाथ से लूटना शुरू कर दिया, उनकी भी फाइलें पहुंच गई है पंचम तल में और उन पर भी बुलडोजर चलेगा। राजेंद्र जी, देखते रहिए एबीपी गंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका। आपने तमाम जरूरी अपडेट्स, महत्वपूर्ण अपडेट्स हमारे दर्शकों को दी। ब्रेकिंग अपडेट है अयोध्या से और अफसोसनाक खबर, बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत की खबर आ गई।
इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस दिल्ली से सिद्धार्थनगर जा रही थी। NH27 पर ओवरटेक के चक्कर में यह बस पलट गई। 3 की मौत की खबर, 30 यात्री जख्मी। यह बड़ा हादसा। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों का रोड मैप आज तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंत्रियों को लोक भवन बुलाया है। शाम 6:30 बजे लोक भवन में आगे के रोड मैप पर चर्चा होगी और आज से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विभागों का प्रेजेंटेशन शुरू होगा। मंत्रिमंडल के सामने अलग अलग विभागों का प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें 100 दिन या 6 महीने की कार्य योजना का विवरण होगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने सभी ACS को पत्र लिखा है। प्रेजेंटेशन को कैसे करना है, कैसे तैयार करना है, इसकी बिंदुवार जानकारी दी गई है और सुबह से ही सभी मंत्रालयों में प्रेजेंटेशन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो 100 दिन का एक्शन प्लान आज मुख्यमंत्री के सामने होगा। बड़ी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री आज। सभी मंत्रियों को लोक भवन बुला लिया गया है। 100 दिन की कार्य योजना पर बात होगी और 100 दिन की कार्य योजना के लिए कहा था मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा। प्रेजेंटेशन देंगे, हर विभाग को लेकर यह प्रेजेंटेशन होगा। मुख्य सचिव ने सभी ACS को चिट्ठी लिखी थी और प्रेजेंटेशन जो होने वाली है उसको तमाम विभाग अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन को आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है। आइए इस बारे में और जानकारी ले लेते हैं। लखनऊ चलते हैं शैलेश अरोड़ा के पास। वो बताएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे तैयार हो रही है अलग अलग विभागों की। बताइए शैलेश, क्या जानकारी हासिल है आपको? राजन, देखिए 25 तारीख को शपथ ग्रहण के अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने एक बैठक अपने मंत्रियों के साथ भी की थी और एक अधिकारियों साथ। अधिकारियों को वहीं पर ये निर्देश दिए थे कि 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस तरह से करते हुए 5 साल तक के सभी लक्ष्य तय करके एक प्रेजेंटेशन बनाए कि कैसे कैसे और कब कब क्या क्या काम वो पूरे कर लेंगे। और इसी के तहत पहले चरण जो यानी 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है उसके लिए आज प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने ले जाया जाएगा। मुख्य सचिव जो है वो सभी विभागों का जो कंपाइल प्रेजेंटेशन है वो मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा हर विभाग का। अगर अलग अलग विभाग की हम बात करते हैं तो देखिए सोर्सेज के अनुसार जैसे हम बात करते हैं पशुधन विभाग की, तो पशुधन विभाग का जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें निराश्रित पशुओं की जो समस्या है उसके बारे में जिक्र जरूर होगा, क्योंकि ये मुद्दा चुनाव के दौरान भी खूब जोर शोर से विपक्षियों ने उठाया था और उसके बाद प्रधानमंत्री तक ने मामले का संज्ञान लिया था। तो अब उस मुद्दे को लेकर 100 दिन का जो प्रेजेंटेशन है उसमें इसका जिक्र होने की बात सामने आ रही है। इसके बाद अगर परिवहन विभाग की बात करते हैं तो सूत्रों के अनुसार 100 दिन में जो नई बसों का संचालन होना है, खासतौर से लखनऊ की बात करें, 100 नई बसें चलाने की बात जो है इसको लेकर प्रेजेंटेशन में आज चीजें सामने आ सकती हैं। इसी तरह से जो बस अड्डों पर यात्री सुविधाओं की बात है उसको लेकर चीजें सामने आ सकती है। अगर बात करते हैं MSME सेक्टर की तो देखिए MSME सेक्टर में रोजगार के लिहाज से एक बड़ा सेक्टर है और मुख्यमंत्री जब बने योगी आदित्यनाथ दूसरी बार तो उन्होंने रोजगार सृजन के ऊपर काफी फोकस किया था। ऐसे में जो MSME विभाग से जुड़ा प्रेजेंटेशन होगा उसमें रोजगार सृजन, जो नई MSME इकाइयां उनकी स्थापना, उनको मिलने वाली सुविधाएं, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा इसी तरह से अलग अलग विभाग की अगर आप बात करते हैं तो उसमें हर विभाग अपनी चीज़ों को लेकर जा रहा है। जैसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करें तो मदरसों का जो आधुनिकीकरण है जिसकी बात होती रही है अक्सर ही, तो आधुनिकीकरण आखिर ये होगा कैसे, तो इसको लेकर अगले 100 दिन का जो एजेंडा है वो आज मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जा सकता है। तो ये वो देखिए अलग अलग विभाग की जो चीज़ें सोर्सेज से निकल कर सामने आ रही है। हमने बताई उच्च शिक्षा की, इसी तरह से बात करें बेसिक शिक्षा की बात करें तो इन सभी विभागों में, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को किस तरह से सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि जो पद खाली है डॉक्टर्स के उनको देखिए भरा जाना है तो उनको लेकर चीजें हो सकती हैं। और ये विभाग तो खुद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के पास है। और कोरोना काल के बाद अगर देखिए एक और चीज देखिए, जो 100 दिन की जब हम बात करते हैं तो प्रदेश में जो नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है तो उनकी प्रगति के बारे में बताते हुए आगे के जो 100 दिन के लक्ष्य यानी और कौन से मेडिकल कॉलेज एक्टिव हो जाएंगे, इस सत्र से कई कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया होनी है तो इसके बारे में प्रेजेंटेशन में चीजें सामने आ सकती हैं। इसी तरह से आप PWD विभाग की बात करें, जितेंद्र प्रसाद को विभाग मिला है तो निश्चित रूप से जब हम 2017 की बात करते हैं तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात हुई थी, जिस समय ये विभाग डिप्टी CM उस समय रहे केशव प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था। तो इस बार भी, और देखिए सड़कों का मतलब है सीधे विकास से जुड़ा हुआ रोड मैप जो है वो इससे कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में PWD विभाग की अगर बात करते हैं तो सड़कों को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर अगले 100 दिन में किस तरह से काम किया जाएगा, इसके ऊपर बात की जा सकती है। तो ये जितने विभागों
की हमने देखिए बात की, प्रमुख विभाग हैं, इन सब के ऊपर इससे पहले देखिए होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग का जो एक प्रेजेंटेशन खुद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दिया था, उसके बारे में हमने बताया था कि किस तरह से चाहे बात की जाए महिला बीट अधिकारियों की तैनाती की, चाहे बात की जाए उस समय महिला सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जाएगा, एसटीएफ और एटीएस को कैसे और मजबूत किया जाएगा, उनके बीच कैसे समन्वय बनाया जाएगा, तो इनके ऊपर एक अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन पहले ही देखिए दिया जा चुका है। आज जो विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, जो बाकी विभाग है उनका प्रेजेंटेशन होगा और वो बताएंगे कि अगले 100 दिनों में किस तरह से वो काम करने वाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये तमाम विभाग जो है वो अगले 100 दिनों का या 6 महीने का या साल भर का क्या खाका मुख्यमंत्री के सामने पेश करते हैं, कैसे अपना ब्लूप्रिंट सामने रखते हैं।